जी अस्सलाम वालेकुम। आप लोगों को वेलकम करते हैं आईसेप के CSS प्लेटफॉर्म से। और आज जो हमारे साथ पोजीशन है अक्रॉस पाकिस्तान और इनकी अभी पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज में इनकी एलोकेशन हुई है। आज हम इनसे जानेंगे कि CSS में क्या एक कोई ऐसी चीज थी जिसकी वजह से इनका जहन बना, नंबर 1। नंबर 2, इन्होंने CSS और की जो तैयारी की सॉन। चलते जी आशा की तरफ। आशा, वेलकम टू आईसेप CSS इंस्टीट्यूट। Thank you, sir. Thank you so much. फर्स्ट ऑफ ऑल आयशा, आपके बारे में और जो अभी जिन्होंने टॉप किया है तलहा रफीक, उनके बारे में जब आप आईसेप में तशरीफ लाई मॉक इंटरव्यू के लिए, तो पैनलिस्ट ने ना मुझे बड़ा एक ज़बरदस्त मोस्ट एक्सपीरियंस माशाल्लाह उनका पैनलिस्ट थे। लाइक जो मैम थी और जो सर थे, एक उनमें से PPSC के रिटायर्ड मेंबर थे और एक FPSC के। तो दे टोल्ड मी ड्यूरिंग द इंटरव्यू एंड आफ्टर इंटरव्यू कि सर ये जो दो बच्चे हैं ना, इनको हम टॉप 10 में देख रहे हैं। तो अल्लाह ताला ने आप दोनों को इज्जत दी, तलहा रफीक को भी जिन्होंने टॉप किया, और आपके बारे में भी उनकी प्रेडिक्शन बड़ी सही साबित हुई। ग्रुप में एलोकेशन हुई, कैसा आपकी क्या फीलिंग्स है, बताइएगा जरा। सर राइट नाउ सबसे पहले तो बहुत ज़्यादा ग्रेटिट्यूड है अल्लाह ताला की ज़ात की तरफ कि उसने इतना नवाजा और आई स्टूड 6 अक्रॉस द पाकिस्तान। और दूसरा ये कि अल्हम्दुलिल्लाह पेरेंट्स की दुआएं थी, टीचर्स, फ्रेंड्स और जिन इंस्टीट्यूशंस के साथ मैं एसोसिएटेड रही, और अल्लाह ताला का बहुत शुक्र है कि मैं जितना शुक्र अदा करूँ उतना ही कम है। और आई स्टिल यस रिमेंबर कि मैं जब मॉक देने आई थी एंड जब मॉक देकर मैंने फीडबैक भी अपना दिया था अबाउट मॉक्स, तो मैंने आपने मुझे कहा था कि भाई आज की आप इंटरव्यू की टॉपर हैं इसका, मतलब यू हैव गिवन मी द रिमार्क्स। तो आई सेड सर लेट्स सी, इंशाल्लाह रिजल्ट की भी दुआ करें। सो बाय द ग्रेस ऑफ अल्लाह ऑलमाइटी, अल्लाह ताला ने करम किया एंड आई स्टूड 6। ग्रेट। CSS का सिविल सर्विसेज की तरफ आपका कैसे बना कि आपको सिविल सर्विसेज की तरफ जाना चाहिए और CSS का इम्तिहान देना चाहिए, ये इरादा कैसे बना? अच्छा, इसके लिए तो दोनों फैक्टर्स मैं कहूँगी। देयर वर इंट्रिंसिक फैक्टर्स एज वेल एज एक्सट्रिंसिक। इंट्रिंसिक ये था कि मुझे लगता था कि दैट सिविल सर्विसेज इज इन लाइन विद माय पैशन, और मुझे लगता था कि मेरी एस्पिरेशंस दे विल बी वेल फेड व्हेन आई विल बी इन दिस सर्विस। सो ये एक इंट्रिंसिक फैक्टर रहता था कि दैट इज इन लाइन विद माय पर्सनालिटी और समथिंग। और दूसरा ये कि एक्सटर्नल फैक्टर्स ये थे कि मेरे लेट फादर जो हैं, उनकी बहुत ज़्यादा जो है ख्वाहिश भी थी, और ड्यूरिंग दैट फेज ही हैज सपोर्टेड मी अ लॉट, बट अनफॉर्चुनेटली ड्यूरिंग द प्रिपरेशन फेज आई लॉस्ट हिम, उनकी डेथ हो गई। लेकिन आफ्टर दैट आई जस्ट परस्यूड दैट, और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने बहुत करम किया और आई एम हियर, शुक्र। Great. तो आपकी फैमिली में कोई सिविल सर्वेंट है, या सम टाइम अगर किसी की फैमिली में कोई सिविल सर्वेंट हो, CSS ऑफिसर हो या PMS ऑफिसर हो, तो वो सबके लिए रोल मॉडल बन जाता है। तो क्या आपकी भी फैमिली में कोई है इस तरह के सीनियर CSP ऑफिसर? नो सर, आई एम द ओनली वन। मतलब आपकी पूरी फैमिली में से आई एम द फर्स्ट वन कि जो अभी तक जो है वो सिविल सर्विसेज में हैं। और इंशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला से दुआ है कि नेक्स्ट और भी जो है वो लोग आए सिविल सर्विस में, बिकॉज दिस फीलिंग इज अल्हम्दुलिल्लाह आउट ऑफ द वर्ल्ड। व्हाट कैन आई से कि आपको इतनी इज्जत मिलती है और आप जो है एक बहुत जज्बे के साथ और एक अच्छे जोश के साथ आप आते हैं कि यस कैन डू दिस। बिल्कुल, आई एग्री विद यू कि ये CSS और PMS का जो टैग है, आपके रिजल्ट से लेके आज तक, अब आपकी जो लोगों के सामने रिस्पेक्ट है और जिस तरह लोग आपको जानेंगे, जिस तरह लोग आपके घर आएंगे, ये इससे बड़ा इंसान एक बड़ी ऑनर फील कर रहा होता है कि अल्लाह ताला ने मुझे एक ऐसे मर्तबे पे फाइज किया है
जिस पे और वो ज़ाहिरी बात है आपकी मेहनत है, उसमें आपकी लगन है, आपकी जुस्तजू है और आपकी कंसिस्टेंसी है, उसमें वो सारी चीज़ों की बदौलत आपको मिला है। तो ग्रेट। तो ये बताइएगा, CSS के अंदर बड़ा एक स्पेशल और बड़ा एक इम्पॉर्टेंट रोल होता है आपके ऑप्शनल सब्जेक्ट्स का। जैसा कि अभी Yes. कल ही DMCs आई हैं, आपकी नज़रों से भी गुजरी होंगी, और जो हमारे पास भी यहाँ पे आईसेट के अंदर भी स्टूडेंट्स हैं, सारी बात उन्होंने भी देखी होंगी। तो जो ऑप्शनल सब्जेक्ट्स हैं उसको किस क्राइटेरिया के ऊपर ऑप्ट करना चाहिए आपकी नज़र में? आपके क्या थे ऑप्शनल, सर ये भी बताइएगा। मेरे फर्स्ट ऑफ ऑल मेरे ऑप्शंस जो थे पॉलिटिकल साइंस, क्रिमिनोलॉजी, इंडो पाक हिस्ट्री और पंजाबी एंड इन्वायरमेंटल साइंस। सो ये जो मैंने कुछ ऑप्शंस रखे थे, मेनली द पर्पस वाज कि मुझे जिसमें इंटरेस्ट हो और इंटरेस्ट की बेस पे मोर ओवर जिसमें मेरी अंडरस्टैंडिंग हो और मैं उसको अच्छे तरीके से केपेबली उसको मैं कर सकूँ. So I just go for that with that subject. One subject was from my background, as I am a science student. So I thought कि environmental science जो है it would be easier for me to go with it. So Punjabi जो था, like in my previous attempts, I opted for sociology, but this time I have just switched it with Punjabi. So मेरे लिए थोड़ा मुश्किल था पंजाबी because उसको लिखना और उसके अशार याद करना it's a bit difficult thing. मतलब बच्चों को मुश्किल लगता है, लेकिन मैंने उसको जो है आई जस्ट ट्राइड माई लेवल बेस्ट कि उसको अच्छे तरीके से करूँ. सो पंजाबी काफ़ी अच्छा स्कोर रहा और क्रिमिनोलॉजी इट वेंट गुड और पॉलिटिकल साइंसेस एंड इंडो पाक हिस्ट्री दे आर ऑलमोस्ट ओवर लेवल. सो ये सब्जेक्ट्स जो थे दे हेल्प मी अ लॉट इन गेनिंग मच हाई स्कोर इन रिटन एग्जाम. Great. और दूसरा मुझे ये बताइएगा कि CSS की तैयारी के दौरान आपको पता है कि जो इस सफ़र में लगता है, कुछ लोग तो बड़े मोटिवेटेड होते हैं इनिशली, वो बड़ी 10 से 12 घंटे इनिशली पढ़ना स्टार्ट करते हैं और फिर इनका यही जो टेम्परामेंट होता है और यही इनके जो स्टडी आवर्स होते हैं वो नीचे की तरफ आना स्टार्ट हो जाते हैं। तो आप क्या स्टूडेंट्स को ऐसा एडवाइस करेंगी कि जिसमें वो उनको इनिशियली उन्हीं चीज़ों के ऊपर अमल करते हुए इस पूरे सफ़र को तय करने के लिए क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए शुरू में नए एस्पिरेंट के लिए? नए एस्पिरेंट्स को मैं इस सेंटेंस से स्टार्ट करूंगी that extraordinary results cannot come up with ordinary efforts. So ordinary efforts जो हैं अगर आप करेंगे and you expect कि आपको एक extraordinary जो है वो result मिले, so it would be unjustifiable कि आप उसके साथ जाएं. So I would suggest कि अगर आप अपनी preparation का जो phase है उसको एक पूरा आप plan करें, you just divide that phase into different phases. Let's say for example अगर आप 6 months का जो एक phase है then divide it into 2 months phase. So मेरी अगर मैं अपनी जर्नी की बात करूं, it was due to my job. Actually I was doing job during that first 2 attempts. So during that job it was not that consistent, I would say. Like in my first attempt I just go with it with almost 2 to 3 months of preparations. And I would say that it was a miscalculated once. And then again, I just flunked out into essay. And then in the second attempt, it was prepared, but not that much. But in the third attempt, I just decided now I have to go with it with a much proper planning and strategy. So this has led me to crack this exam with a very good marks, alhamdulillah. So I would suggest the new aspirants that if you want to plan to go into that, then you must have a proper schedule. Just schedule your time, divide your time, and just commit with it. It is not difficult to crack that exam with a laser focus. I would suggest the word that go with this exam with much focus and just have faith in yourself and Allah. बहुत अच्छा जवाब आपने दिया। तो एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है CSS को जो एस्पायर कर रहे होते हैं कि सर CSS के लिए हमें कौन सी बुक से पढ़ना चाहिए। तो हमारे पास जो इंस्टीट्यूट्स में जो स्टूडेंट्स आते हैं यूजुअली हम उनको रिकमेंड करते हैं कि जो FPSC ने CSS का जो सिलेबस दिया है अगर इंसान उसको फॉलो करता है और उसके ऊपर उस प्लानिंग के साथ चलता है तो वो उसके लिए कितनी इफेक्टिव होती है, ये जरा काइंडली बताइए। Sir, ऑप्शनल और definitely. कंपल्सरी सब्जेक्ट्स पे। Yes, sir.
सो डेफिनेटली इफेक्टिव होती हैं these books. अब जैसे अगर आप हम देखें देयर आर लॉट ऑफ बुक्स, एक एक सब्जेक्ट के लिए दे हैव रेफर्ड ऑलमोस्ट 6 to 7 बुक्स. It is naturally not possible for every aspirant to go with these books. So एक strategy ये होती है, अगर first of all तो इसको अगर मैं क्रैक करूँ इस सारी myth को कि वो एक तरह के स्टूडेंट्स होते हैं they read a lot of books but they don't do the written practice, और एक तरह के स्टूडेंट्स होते हैं कि वो जस्ट एक दो बुक्स while they are written practice काफी ज़्यादा होती है, and with that written practice actually this is the key to success, because CSS exam, apart from the interview, it is actually the game of your nerves, game of your muscle memory, game of your writing practices. So बहुत ज़्यादा initial stages पे अगर हम suggest करते हैं बच्चों को कि आप पाकिस्तान अफेयर्स है, आपका जो है पाकिस्तान हार्ड कंट्री भी पढ़ लें, आप ये भी हाउ डेमोक्रेसीज डाई भी पढ़ लें, आप सब कुछ हैप्पीली आप सडनली पढ़ लें, तो इट इज़ नॉट पॉसिबल. ठीक है, एक आप कोर बुक जो है, ठीक है, सब्जेक्ट की जो इजी बुक है, पहले आप उससे स्टार्ट लें. जब आपकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाए तो आप अपने कॉन्सेप्ट्स को मोर डेवलप, मोर मेच्योर करने के लिए यू गो विद द बुक्स व्हिच हैज बीन रेफर्ड बाय द FPSC. एंड देयर आर सो मेनी बुक्स एंड एस्पिरेंट्स नो these books very well. So in this way, they can definitely have a guideline from simplicity to complexity, just like an evolution. Because जो है CSS की तैयारी भी it's like an evolutionary process, कि आप जो है वो simple पहले जो है वो उससे start करें ताकि आपको at least अपने पे self belief develop होना start हो जाए that yes you can do this. और because एक sense of achievement इसमें आनी बहुत ज़रूरी होती है. लाइक टाइम टू टाइम अगर आप कोई चीज़ एक सिलेबस कवर कर लेते हैं तो वो एक सेंस ऑफ अचीवमेंट आती है कि आई हैव डन दिस, बिकॉज देयर आर 12 सब्जेक्ट्स, और मीन वाइल 12 सब्जेक्ट्स के ऊपर एक बहुत बड़ी एक इंग्लिश जो है एक बहुत बड़ा हम कह सकते हैं कि एक हवा बनाया होता है बच्चों ने कि ये वाकई मुश्किल है. मुश्किल इसलिए हो जाता है कि वी डोंट गिव इंग्लिश इनफ टाइम ऑन डेली बेसिस. सो दिस इज द थिंग कि बुक्स सारी मैं नहीं करूँगी सजेस्ट कि आप हर सब्जेक्ट के लिए 4-4, 5-5 बुक्स पढ़ें. If you're reading 2 books and you're doing a lot of practice, then it is worth it. Sir, I cannot hear you. बात अभी चली है अगर कंपल्सरी सब्जेक्ट्स के ऊपर, तो मेजॉरिटी ऑफ द एस्पिरेंट्स का जो मेन कंसर्न होता है ना, वो होता है कि सर हमें ऑप्शनल्स कौन से पढ़ने चाहिए, हमें कौन से स्कोरिंग ट्रेंड्स पे जाना चाहिए. लेकिन जो आपकी बात को जैसे मैं लेके चलता हूँ कि वो इंग्लिश को जो है ना सारे पीछे छोड़ देते हैं. आयशा, वो उसके ऊपर उसकी बेसिक्स के ऊपर काम नहीं करते. उनका जब वो लिखते हैं तो बड़े लॉन्ग सेंटेंसेस लिख रहे होते हैं. उनका सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट का एग्रीमेंट ठीक नहीं होता. आर्टिकल्स का बेशुमार यूज करते हैं. पंचुएशन की मिस्टेक्स होती हैं. तो क्या आप ये चीज रिकमेंड करती हैं कि बिफोर हिटिंग द प्रेसी और ऐसे एटलीस्ट एस्पिरेंट्स को अपनी बेसिक्स के ऊपर जरूर काम करना चाहिए, ताकि वो दूसरी चीज़ों से जो है कि जब वो अपना प्रेसी लिख रहे हो और अपना स्ट्रक्चर लिख रहे हो, इंट्रोडक्शन पैराग्राफ लिख रहे हो, तो उनमें ये चीज़ें जो है ना कम हो. इसके बारे में ज़रा अपनी राय दीजिएगा. Sir, I have both the experiences, like failures and the success. So Exactly. इसको मैं एक बहुत तरीके से decode कर सकती हूँ कि like in my first attempt कि बिल्कुल भी इंग्लिश को बैक बैनर पे, बैक बेंच पे छोड़ा हुआ था. So I was actually preparing within Sialkot. यहाँ पे मेरे उस्ताद हैं, जो मोहतरम उस्ताद हैं, उनसे जो है वो मतलब मैंने स्टार्ट किया था, आई स्टार्टेड विद इंग्लिश, बट उसको कॉन्स्टेंटली प्रैक्टिस नहीं किया. ठीक है, जैसे ऐसे की प्रैक्टिस होती है, यू हैव टू प्रैक्टिस इट एटलीस्ट. स्टार्ट विद राइटिंग 1 पैराग्राफ अ डे और स्टार्ट विद योर ग्रामर. बेसिकली पहले तो आपने जो आपका बेस अगर स्ट्रांग होगी तो ऊपर बिल्डिंग का स्ट्रक्चर भी आपका ठीक हो जाएगा. सो आई वुड लाइक दैट कि एक जब आप स्ट्रक्चर आपका ठीक नहीं होता ना, CSS की पूरे जर्नी के अंदर अगर मैं बात करूं, अगर आपका स्ट्रक्चर नहीं ठीक तो आपकी वो जो है फंक्शनिंग नहीं हो सकती. कभी भी किसी भी चीज़ का कोई भी मशीन होती है, उसका जब तक स्ट्रक्चर नहीं ठीक होता उसकी फंक्शनिंग नहीं चल सकती. इट कैन नॉट फंक्शन प्रॉपरली. सो द थिंग इज जब बेस ही इंग्लिश है, so aspirants fail to realize this thing कि जब हमने इंग्लिश को ही उस तरह से एफर्ट नहीं करनी हमने इंग्लिश के ऊपर. तो इंग्लिश के लिए मैं कहूँगी कि स्टार्ट विद अ वेरी बेसिक ग्रामर.
की टू द सक्सेस एक बुक है, इट्स अ वेरी वेरी सिंपल बुक। उससे आप स्टार्ट करें, उससे आप ग्रामर को जो है वो अपना कंसोलिडेट करें, एंड आफ्टर द कंसोलिडेशन ऑफ योर ग्रामर गो विद द पैराग्राफ राइटिंग। आप सेंटेंस स्ट्रक्चर सीखें और सिंपल सेंटेंसेस लिखने की तरफ फर्स्ट ऑफ ऑल आए। और कोई जो है यहाँ पर ऐसे राइटिंग में है कि पहले आप पैराग्राफ से स्टार्ट करें। इफ यू नो हाउ टू राइट द पैराग्राफ, बेसिकली ऐसे इज अ कलेक्शन ऑफ डिफरेंट पैराग्राफ्स। सो उससे ये होगा कि आपकी आहिस्ता आहिस्ता ग्रेजुअली आपका जो है वो चलता जाएगा। बट प्रॉमिस कर एस्पिरेंट अपने साथ प्रॉमिस करे कि वो डेली बेसिस पे दे हैव टू प्रैक्टिस इंग्लिश, बिकॉज इंग्लिश इज द की टू सक्सेस। मैं वही देखता हूँ, कभी कभी स्टूडेंट्स के बड़े अच्छे स्कोर होते हैं, वो 700+ स्कोर होता है टोटल, लेकिन वो ड्रॉप होते हैं प्रेसी और ऐसे में। और जब उनसे हम लिखवाते हैं कि भाई जरा हमारे सामने प्रेसी करो या एक इंट्रोडक्शन पैराग्राफ लिखो, तो उनकी यही मिस्टेक सामने आ रही होती है बेसिक्स की। तो उन्हें भी अंदाजा हो जाता है कि, और ये बिल्कुल आपने बड़ा अच्छा टिप बताया स्टूडेंट्स को कि एक डेली एक पैराग्राफ लिखें और अपनी इंग्लिश ग्रामर के ऊपर साथ साथ काम करें। Great. तो बाकी ये मुझे बताइएगा कि जब आपका रिटर्न क्वालिफाई हुआ, तो अब बाकी अगला मरहला था आपका इंटरव्यू का। तो इंटरव्यू के लिए आपने क्या स्पेसिफिकली क्या स्ट्रेटजी रखी कि अपने कंपल्सरी को रिवाइज करना है, ऑप्शनल्स को रिवाइज करना है, और कैसे उसको लेके चलेंगे आप, ये बताइएगा। अच्छा, अब जो नेचर ऑफ प्रिपेयरिंग फॉर द इंटरव्यू इट्स अ बिट डिफरेंट। उसमें ये होता है यू हैव टू लर्न द थिंग्स एंड यू हैव टू स्पीक टाइम एंड अगेन। आपको उसको बोलते जाना है और यू हैव टू जस्ट रीआइट्रेट द थिंग्स टाइम एंड अगेन, ताकि आपकी जो मेमोरी है और आपका जो स्पीच है वो अच्छी तरह से कनेक्टिव हो। सो उसके लिए डेफिनेटली ये था कि दैट सारे जो ऑप्शनल्स रिवाइज करने हैं और टॉपिक वाइज जो है वो चलना है। सो टॉपिक वाइज हमने जल्दी चलती थी कि टॉपिक एक प्रिपेयर किया एंड देन उसका मॉक दे दिया। सो मॉक एग्जाम्स हैज proved to be a very fruitful for me in that sense। अब जैसे देखे रिसेंटली काफी इंटरव्यू में भी जो है इस दफा they were very tough in giving the marks in interviews, but alhamdulillah Allah Taala ने जो है बड़ा करम किया and I just able to have a good marks in that। So interview के process में I also visited ISEP as well। So इसके अंदर भी जो है वो मुझे काफी आपके साथ भी एक अच्छा इंटरेक्शन था और इंटरव्यू दिया और it was a good experience overall। सो इसमें ये होता है कि आपकी जो इंटरव्यू के अंदर होती है आपने डीप एनालिसिस करना होता है। फॉर एग्जांपल अगर आपने कोई टॉपिक तैयार किया है तो उसकी फर्स्ट लेयर, देन सेकंड लेयर, देन थर्ड लेयर, तो उसको काफ़ी आपने चीज़ों को देखना होता है। आपको क्वेश्चन पूछे ओपिनियन बेस्ड या आपको क्वेश्चन से अगर लीडिंग क्वेश्चन निकल आए देन यू वुड बी एबल टू आंसर दैट। सो इसमें ये सारी चीज़ें जो है वो सब कुछ होती हैं एंड डेफिनेटली इट्स नॉट पॉसिबल फॉर मी कि अभी सारी चीज़ें एक एक चीज़ जो है वो बताई जा सके। सो इट्स लाइक दैट। ये जो आपने एक चीज और बताई ना इनको, फर्स्ट लेयर, सेकंड लेयर एंड देन थर्ड लेयर, ये अगर कुछ स्टूडेंट समझ जाए तो उसको ये, उसके लिए यही बड़ा अच्छा टिप है ये, एक टॉपिक को किस तरह हमने लेके चलना है। ग्रेट। तो एक जब सीएसएस की तैयारी में ये मैं क्वेश्चन थोड़ा सा रिपीट करूंगा, थोड़ी सी डिस्टॉर्शन थी। एक आम कैंडिडेट को कितने घंटे पढ़ना चाहिए, यानी कि 5 से 6 घंटे उसके लिए इनफ है, या 7 घंटे, या कोई अपना टारगेट सेट करे कि मेरा ये टारगेट अगर 2 घंटे में पूरा हो जाता है इनफ है, 3 घंटे में पूरा हो जाता है इनफ है, या 6 घंटे उसने पढ़ना ही पढ़ना है। इस तरह जरा थोड़ी सी रहनुमाई कीजिए। This question is specifically very depends on the uniqueness of the students। के स्टूडेंट वेरी कर रहा होता है हर चीज। जैसे फॉर एग्जांपल कोई बच्चे ऐसे होते हैं दे फेस द प्रॉब्लम्स इन लर्निंग, उनको लर्निंग में काफी प्रॉब्लम होती है, सो दे नीड अ लॉट ऑफ टाइम, अ लॉट ऑफ विजन्स फॉर दैट। सो ये तो इंडिविजुअल कैपेसिटी पे बहुत ज्यादा जो है वो डिपेंड करता है। फॉर एग्जांपल एक बच्चे की कैपेसिटी है कि उसको बहुत जल्दी याद हो जाता है, so he or she needs to give almost I think 4 to 5 hours। but अगर मैं personally believe करूँ that during the job तो मुझसे इतना मैनेज नहीं होता कि मैं बहुत ज़्यादा पूरा दिन तो नहीं पढ़ सकती थी। ऑलमोस्ट 4 to 5 जो है वो आवर्स में दे देती थी। तो यहाँ पे जो सियालकोट में जब रिटन तैयारी में, तो यहाँ पे हमारे सर वारिस मैम का नाम जरूर लूँगी बिकॉज ही इज़ वेरी ब्रिलियंट टीचर। मेरी सक्सेस के अंदर बहुत बड़ा हाथ है, और सर यासिर भी जो है हमारे। सो ही इज यूज्ड टू सेड कि अगर आप जो है पढ़ने के साथ साथ जब तक आप रिटन प्रैक्टिस नहीं करेंगी यू विल फेल दैट। सो आई जस्ट टुक दिस इन फर्स्ट अटेम्प्ट कि नहीं हो जाएगा, सिर्फ पढ़ना
और वन थिंग इज दैट कि रीडिंग के साथ साथ यू नीड टू गो विद द राइटिंग। ये सबसे इम्पोर्टेंट टिप है कि जो एस्पिरेंट्स अभी भी तैयारी कर रहे हैं, स्टार्ट राइटिंग। आप कोई एक पैराग्राफ या उसको राइट करें। सो दिस इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट। ग्रेट हो गया। अच्छा, आपकी जॉब भी थी, आई रिमेम्बर यू टोल्ड मी, तो हाउ आपने कैसे अपनी जॉब के साथ भी सीएसएस की तैयारी को मैनेज किया? ये बड़ा एक अलमिया होता है। हमारे पास कोई अगर सीएसएस का एस्पिरेंट आता है इन्फॉर्मेशन के लिए, सर मैं जॉब कर रहा हूँ, मैं क्या जॉब छोड़ दूँ, क्या मैं लीव ले लूँ विदाउट पे, क्या सर मैं इसके साथ कर सकता हूँ, नहीं कर सकता? आपके क्या जॉब आवर्स थे, आप किस तरह उसके बाद क्या स्टडी आवर्स रखती थी, और रात को यूजुअली पढ़ती थी या सुबह उठ के यूजुअली पढ़ती थी? ये जरा थोड़ा सा इसके ऊपर रोशनी डालिएगा ताकि जो जॉबियंस हैं उनके लिए एक बड़ी मोटिवेशनल चीज बन जाए। सर मैं प्राइमरीली जो है मेरी जॉब विकन हाउस स्कूल सिस्टम में एज एन ओ लेवल्स टीचर मैं वहाँ पर पढ़ा। सो वहाँ पे इस तरह से था कि आपको पता है ये इंस्टीट्यूशंस दे डिमांड अ लॉट ऑफ योर एनर्जीज। सो इसमें जब आप मुझे घर आते हैं देन यू आर जस्ट ट्रेन। आप अब कोई अब जॉब की देयर आर डिफरेंट जॉब्स, ऑफिस जॉब्स होती हैं, स्कूल जॉब्स होती हैं। सो डिपेंड करता है कि आपकी अगर ऑलरेडी एनर्जी जो है वो ड्रेन आउट हो चुकी है एंड देन अगेन यू इफ यू टेक रेस्ट तो आप शाम में स्टडी स्टार्ट करें और आप जो है वो इट्स डूएबल। But I won't say that it's doable might be for everyone because it depends again on the capacity of a person. कि एक इंसान है उसकी कितनी capacity है। तो no doubt I have done it with the job, but in the last attempt what I did is कि मैंने कुछ टाइम के लिए definitely जब मैंने एग्जाम देने थे I just quit my job कि चले इसको मैं दोबारा resume कर लूँगी because it was difficult for me to manage both of things altogether. But then again, yes, so last 2 to 3 months इस तरह से थे कि जस्ट मैं 14 से 15 घंटे भी बैठ के पढ़ रही होती थी बिकॉज मेरे पास एक्चुअली द थिंग इज हुआ इस तरह से था कि मेरे फादर जो हैं उनकी प्रिपरेशन के दौरान ही उनकी डेथ हो गई थी। सो मेरे लिए बहुत बड़ा ट्रॉमा था। सो आई हैड जस्ट 3 months। तो उन 3 months में ही फिर मैंने सब कुछ याद करना था और सब कुछ जो है वो रिटन प्रैक्टिस करना। So I have given all my efforts. So मैं अपनी अगर बात करूँ तो 14-15 hours भी मैंने लास्ट के 3 months में मैंने पढ़ा हुआ। तो because एक determination थी that I have to fulfill it. So that was it. Great, great. Right. चलिए जी एंड पे द लास्ट क्वेश्चन आपसे हम रखते हैं। थोड़ा सा मुझे ये बताइएगा कि जो सीएसएस और पीएमएस को जो इंस्पायर कर रहे हैं स्टूडेंट्स, उनके लिए क्या एक ऐसी टिप होगी कि क्या उनको आप एडवाइस करना चाहेंगे कि जिसको वो अपने क्या कहते हैं कि तवीज़ बना के अपने गले में डाल लें और उसको हमेशा सुबह दोपहर शाम उनको वो चीज़ बार बार रिमाइंड करती रहे कि नहीं भाई ये कोई मुश्किल काम नहीं है, इसको आप कर सकते हैं, मैंने भी किया है, लाइक जिस तरह आपने भी क्रैक किया और आप कर गई इसको, और दूसरे लोगों ने भी किया जो हमारी तरह के इंसान थे, उसके बारे में रोशनी डालिएगा। हाँ जी, शुक्रिया। सर फर्स्ट थिंग दैट कि बिल्कुल इंसान ही होते हैं। एग्जैक्टली उनके ऊपर कोई मिसिंग नहीं होते एंड दे आर जस्ट लाइक नॉर्मल कि वो। और अगर हम कहें कि वो बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होते हैं तो ऐसा भी बिल्कुल नहीं होता। एक तो ये मिथ्स प्लीज ये इसको रिमूव करने की बहुत ज़रूरत है बिकॉज ऑलरेडी जो है इस प्रोसेस के अंदर स्टूडेंट्स आर फेसिंग सो मच साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स एज वेल। और तैयारी के साथ साथ इन इट सेल्फ इतना बर्डन होता है और उनको मोटिवेशंस भी जो है समटाइम्स इंट्रिंसिकली ही देखते होते हैं, एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन उनको इतनी नहीं मिल रही होती। लेकिन आई वुड से कि इस जर्नी के अंदर एक जब आपने इरादा और गोल बना लिया ना और उसके साथ साथ एक स्पिरिचुअली आप बॉन्ड अल्लाह ताला से बनाएं और यकीन रखें कि वो अल्लाह ताला हमें ज़रूर नवाजेगा। और ये क्योंकि ये बात जो है इससे लाइक एट दिस मोमेंट मुझसे बेहतर शायद कोई और भी मे भी जान सकता हो, लेकिन एट दिस पॉइंट आई एम द अथॉरिटी ऑफ दिस कि अल्लाह ताला के साथ आप एक बॉन्ड डेवलप करें और दुआएं भी बहुत ज़्यादा करें अल्लाह ताला से कि हम एफर्ट कर रहे हैं और सही डायरेक्शन के साथ सही गाइडेंस के साथ जो है वो हम कर रहे हैं सारी एफर्ट्स। सो अल्टीमेटली अल्लाह विल गिव यू दिस रिवॉर्ड और अल्लाह ताला से दुआ मांगी जाए और दुआ ज़रूर कबूल होती है। और अगर आप अच्छी नीयत के साथ पॉजिटिविटी के साथ अपनी तमाम एफर्ट्स को इसके अंदर लगाएं
और एक डायरेक्शन रखें। इफ यू आर जस्ट इनटू सो मेनी बोट्स, ठीक है, कि आपको ये भी हो जाए, आपका ये भी हो जाए, आपका ये भी हो जाए, सो इस तरह मुझे लगता है कि आपकी जब भी आपका कंसंट्रेशन जो है वो एक जगह पे एनर्जी नहीं होती, तो आप जो है वो डिवाइडेड होते हैं। सो डिवाइडेड नहीं करें अपने आप को, एक जगह फोकस करें एंड फॉलो all the instructions which are actually helpful in this process, and have faith on Allah first and on yourself second, and take all the duas from your parents and teachers most importantly. ये बहुत बड़ा असासा होते हैं जो आपको जो है आप कश्ती को पार लेते हैं। ग्रेट आयशा, आपके गुफ्तगू के अंदाज से जैसे मैंने आपका इंटरव्यू शुरू किया और अब तक, ये सारी आपकी जो 6 पोजीशन है उसकी रिफ्लेक्शन है कि कि आप बड़ा टू द पॉइंट देखें। मैं ये समझता हूँ आयशा कि कोई भी सीएसएस को एस्पायर कर रहा है या पीएमएस को एस्पायर कर रहा है ना, जब तक उसके पेपर में से ब्यूरोक्रेसी की रिफ्लेक्शन नहीं ना होनी, तो कभी भी एग्जामिनर उसे ब्यूरोक्रेसी की सीट नहीं देगा। तो एक सीएसएस और पीएमएस को जो एस्पायर कर रहा है, वो अगर आपका ये इंटरव्यू सुन रहा है या बाद में सुनेगा, अगर मैं तो उसे बड़ा ये एडवाइस करूंगा कि कितना टू द पॉइंट आपने जवाब दिया, यही उसके लिए बड़ा एक मोटिवेटेड चीज़ होगी। और कितना आपने उसी टॉपिक के और थीम के अंदर रह के बच्चों को समझाने की कोशिश की, और यू डिजर्व फॉर दिस एंड यू नेल्ड, और आपको अल्लाह ताला ने वो नवाजा। ये वही सारी चीज़ें थी। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस टुडे। अल्लाह ताला आपको मज़ीद इसी तरह ही कामयाबियों से नवाजे, और आईसेप की हमेशा दुआएं आपके साथ। थैंक यू सो मच। थैंक यू। थैंक यू।